आप लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास पर हार्दिक स्वागत है। आइए आप लोगों को आज हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सामाजिक अध्ययन शिक्षण 4th सेमेस्टर में गतांक से आगे बढ़ाते हैं। हमने इससे पहले आप लोगों को कांग्रेस की स्थापना और रॉबर्ट एक्ट के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम आप लोगों को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को घटा था। तो आइए इसके बारे में आज जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड किन स्थितियों में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में राष्ट्रवादी आंदोलनों ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की थी। अफ्रीका से लौट आने पर महात्मा गांधी ने भारत के मंच पर नायक के रूप में प्रवेश किया। वे राष्ट्रवादी आंदोलन के एकमात्र नेता थे। उनके जरा से इशारे पर भारत और सारे भारतवासी त्याग करने के लिए तैयार रहते थे। वास्तव में उनका प्रभाव जादू की तरह था। इसी तरह से रूसी क्रांति भी सन 1917 में जो घटित हुई थी, जिसने साम्राज्यवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई। लड़ाई के दिनों में साधारण से साधारण वस्तु भी महंगी हो गई थी। जनता समझने लगी थी कि उसकी आर्थिक कठिनाइयों के जन्मदाता अंग्रेजी सरकार है और तब तक यह बनी रहेगी जब तक कि भारत का कल्याण नहीं हो सकेगा। अकाल और बीमारियों ने जो साधारणतः युद्ध के पश्चात होते ही हैं और नमक मिर्च भी लगा दिया था। लगभग 1 करोड़ व्यक्तियों की जानें जा चुकी थी। इधर तो काल के ग्रास हो रहे थे, उधर अंग्रेज भारतीयों के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए दमन नीति का पालन कर रहे थे। लड़ाई के दौरान में अध्यादेश शासन का ही बोलबाला रहा। युद्ध के लिए रुपये एकत्रित करने में तरह तरह के निकृष्ट रास्ते प्रयोग में लाए गए थे। सैनिकों की भर्ती भी कठोरता से हो रही थी। भारत के मुसलमान भी अंग्रेजों से खिलाफत के प्रश्नों को लेकर बिगड़े हुए थे। ये सारा उस समय की स्थितियां थीं। फिर क्या हुआ कि आगे चल कर के रॉबर्ट एक्ट पास किया गया था, जिसको श्री एस.एन. बनर्जी के शब्दों में असहयोग आंदोलन का जन्मदाता कहा गया। क्रांतिकारियों पर कठोर नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेजी सरकार ने एक कानून पास कर रखा था, जिसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कहते थे। लड़ाई समाप्त होने के बाद यह कानून भी समाप्त होने वाला था, परंतु अंग्रेजी सरकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए एक अस्त्र चाहती थी जो इससे भी अधिक कठोर हो। अंग्रेजी नौकरशाही असहयोगिता के साथ क्रूरता का व्यवहार अपनाना चाहती थी। भारत की सीमा पर अफगानिस्तान में पूरी प्रभुता के लिए आंदोलन चल रहा था। भारत की अंग्रेजी सरकार इस क्षेत्र में किसी तरह की व्यवस्था नहीं चाहती थी। इधर रूस भी भारत की सीमा पर आ पहुंचा था और वह अफगानिस्तान को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था। मिस्टर मॉन्टेग्यू ने अपनी सहमति एक समिति की स्थापना के लिए दे दी थी, जिसका कार्य था क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित फौजदारी षड्यंत्रों की जांच करना और यह रिपोर्ट देना कि इस मुसीबत से बचने के लिए क्या कानून बनाए जाएं। 10 दिसंबर 1917 को यह समिति जस्टिस रॉबर्ट की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी और इस समिति के सुझाव पर 2 विधेयक केंद्रीय व्यवस्थापिका में पेश किए गए, जिसे रॉबर्ट बिल कहा गया। व्यवस्थापिका के सभी भारतीयों ने इस विधेयक का विरोध किया था और सभी लोग यह जानते थे कि इस बिल के पास करने का एकमात्र उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना है। इन बिलों को काले बिलों की संज्ञा दी गई थी। इन 2 बिलों के खिलाफ तीव्र विरोध होने पर भी 1 को 17 मार्च सन 1919 को पास कर दिया गया। रॉबर्ट एक्ट राजद्रोहात्मक आंदोलनों को कुचलने के लिए और कठोर कार्रवाई करने के लिए पास किया गया था। इस कानून के आधार पर अपराधियों पर जल्दी सजा देने की व्यवस्था थी। न तो सेशन सुपुर्द किया जा सकता था और न ही अपील की जा सकती थी। एक विशेष न्यायालय जिसमें हाई कोर्ट के 3 जज होते थे और जो अपनी बैठक गुप्त रूप से करते थे, रॉबर्ट एक्ट के खिलाफ मुकदमे सुनने के अधिकारी थे। मृत्युदंड प्रदान करने के लिए तीनों का न्यायाधीशों का एकमत होना आवश्यक था, पर अन्य निर्णय बहुमत के आधार पर होते थे। इस एक्ट के आधार पर प्रांत की सरकारों को यह इजाज़त थी कि किसी भी व्यक्ति को जो उसकी निगाहों में राज्य के विरुद्ध अपराध कर सकते हैं, जमानत देते, अपने रहने के स्थान की सूचना देने, किसी खास जगह पर वास करने या पुलिस में हाजिरी देने के लिए बाध्य किया जा सकता था। किसी के भी घर की तलाशी ली जा सकती थी। इन सारी व्यवस्थाओं को देख करके जब ऐसे एक कठोर कानून को लाया गया तो उन्होंने रॉबर्ट एक्ट को सभी लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। 30 मार्च सन 1919 को इस कानून के विरोध में हड़तालें और सार्वजनिक सभाएं करने का निश्चय किया गया था। हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस लड़ाई में शामिल थे। महात्मा गांधी का यह कहना था कि कोई हिंसात्मक घटना
कोई हिंसात्मक घटना। महात्मा गांधी यह बता चुके थे कि रॉलेट बिल पास हो जाने पर उन्हें अवश्य विरोध करेंगे, आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। उन्होंने जनता को यह राय दी थी कि सत्य और अहिंसा के आधार पर बिलों की अवज्ञा का प्रण करें। 30 मार्च सन 1919 को इस कानून के विरोध में हड़ताल करने और सार्वजनिक सभाएं करने का निश्चय किया था। हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस हड़ताल में शामिल थे। 7 अप्रैल सन 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर ने खुलेआम जनता को यह सूचित कर दिया था कि पंजाब में शांति बनी रहनी चाहिए। कुछ ही समय बाद भारतीय सुरक्षा कानून के अधीन पंजाब के 2 नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया और एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और जिससे पंजाब की जनता व्याकुल हो गई और इसके वजह से पंजाब की जनता ने 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में सभा की। यह सभा अपने नियत समय पर आरंभ हुई। लगभग 20,000 व्यक्ति एकत्रित थे। बाग में चारों ओर से दीवार थी और बाग के अंदर जाने के लिए केवल एक दरवाज़ा था। जनरल डायर बख्तरबंद मोटर के साथ वहां पहुंचा और बिना चेतावनी दिए ही उसने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। सैनिकों की गोली उस समय तक बरसते रहे जब तक कि उनके पास गोलियां थीं और इस तरह से 1650 से अधिक गोलियां चलाई गईं और जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और इस तरह से अमृतसर में, लाहौर में और बहुत सारे स्थानों पर जब यह आंदोलन जैसे जैसे तीव्र होता गया, इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब अंग्रेज़ों का और ज़्यादा विरोध होता गया तो और जगहों पर भी जनरल डायर ने बहुत सारे स्थानों पर बिजली, पानी की व्यवस्थाएं बंद करवा दी। साथ साथ उसने और ज़्यादा क्रूरता से शासन प्रारंभ कर दिया। कर्फ्यू लगा दिए गए और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इस तरह से इसने जितना भी दबाने का प्रयास किया भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जलियांवाला बाग हत्याकांड को, उतना ही ज़्यादा लोग इसके विरुद्ध मुखर होते चले गए। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के अवसर पर हुआ था। खिलाफत आंदोलन का अर्थ हम देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने मुसलमानों का समर्थन और सहयोग प्राप्त करने के लिए तुर्की के प्रति हस्तक्षेप की नीति का आश्वासन दिया था। फिर भी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उसने अपने आश्वासन की कोई चिंता नहीं की जो उसने मुसलमानों को दिया था और तुर्की का विनाश कर दिया। अंग्रेज़ों की इसी मनमानी नीति के कारण भारतीय मुसलमानों ने उनकी सरकार की विरोध करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाने का निश्चय किया जो भारत के इतिहास में खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अर्थात यह तुर्की के शासक के विरुद्ध जो अंग्रेज़ों ने कुटिलता चली थी उसके विरुद्ध यह आंदोलन किया गया था। परिस्थितियाँ क्या थीं? अंग्रेजी सरकार ने अपनी कठोर और दमनकारी नीति के द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी। पहला, अंग्रेजी सरकार ने मुसलमानों को दिए गए वचनों का पालन नहीं किया और प्रथम विश्व युद्ध में दिया गया उसका आश्वासन कोरा आश्वासन सिद्ध हुआ। दूसरा, तुर्की के सुल्तान ने भी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध जर्मनी के समर्थन में भाग लिया। तीसरा, अंग्रेजी सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते की विरुद्ध थी। चौथा, भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति भय व्याप्त था। पांचवा, वायसराय ने मुस्लिम राजदूतों को कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं दिया था। छठा, तुर्की के शासक को गद्दी से हटा दिया गया था। उद्देश्य पहले हम देख लेते हैं कब प्रारंभ हुआ था। 1919 ईस्वी में डॉक्टर अंसारी और मौलाना मोहम्मद अली ने किया था और इस तरह से खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य तुर्की साम्राज्य के विघटन पर अंकुश लगाया जाए, तुर्की का शासक जो मुसलमानों का खलीफा है को बंदीगिरी से मुक्त करके पुनः गद्दी पर बैठाया जाए, सीयर्स की संधियों को भंग किया जाए तथा मुस्लिम पुलिस सेवा से त्यागपत्र दे दें। दुर्बलताएं, यद्यपि गांधी जी ने इसका समर्थन किया था किंतु यह इसकी दुर्बलताएं भी थीं। जब चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था तो खिलाफत आंदोलन भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया। गांधी जी को 6 वर्ष के लिए बंदी गृह में डाल दिया गया था। 1921 में मुस्लिम लीग ने अहमदाबाद में अपने एक अधिवेशन में आयोजन किया और इसमें न तो ने गांधी जी को जेल से मुक्ति के पक्ष में कोई प्रस्ताव पारित किया और न ही अंग्रेज़ों को गांधी जी की बंदी बनाने की नीति की निंदा की। इससे गांधी जी और लीग के मध्य संबंधों में तनाव आना प्रारंभ हो गया। आंदोलन का प्रभाव, धीरे धीरे इसकी जो दुर्बलताएं थी, यह एक पूरी तरह से धार्मिक आंदोलन हो गया था। हम देख लेते हैं आंदोलन का प्रभाव।
इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारतीय राजनीति पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला, भारत में मुस्लिम लीग के प्रभाव में कमी आ गई। दूसरा, खिलाफत आंदोलन मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संचालित संयुक्त कदम था, अतः दोनों की मध्य एकता इसका सबसे अधिक शक्तिशाली प्रभाव था। तीसरा, इस आंदोलन ने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की नींव डाली। चौथा, दोनों ने संयुक्त रूप से अंग्रेजों की अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया। और पांचवा, मोपला हत्याकांड सांप्रदायिक विद्रोह का मुख्य कारण सिद्ध हुआ। और इस तरह से खिलाफत आंदोलन भी अपने कोई निश्चित उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन वह भारत में मुसलमानों के अंदर नई चेतना जागृत करने वाला सिद्ध हुआ। आगे की क्लास में आप लोगों को आगे पढ़ा जाएगा असहयोग आंदोलन के बारे में। धन्यवाद।